गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो ये वीडियो है ये खासकर ईसीजी टेक्नीशियंस के लिए जो एमसीआरई के एग्ज़ाम देने वाले हैं। अभी आप लोगों का जो एग्ज़ाम है अभी 7 दिनों के बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो इससे पहले आप लोग एक बार ये जो वीडियो बना रहे हैं इसको एक बार शुरू से अंत तक देखिए। यहाँ से आपको 100% 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स से देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए उन पॉइंट्स को देखते हैं। तो इसमें शॉर्ट नोट्स ऑफ ईसीजी, कंपोनेंट्स ऑफ ईसीजी, जैसे कि आपका पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव, पीआर इंटरवल, पीआर सेगमेंट, क्यूटी इंटरवल, एसटी सेगमेंट, ये जो है यहाँ से आपको इन पॉइंटों से इन पॉइंटों से आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इट मीन्स आपको 40 से 45 का जो मार्क का जो क्वेश्चन है इन्हीं पॉइंटों से आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड फर्स्ट आप लोग डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ से जो है ये पी वेव है, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, यहाँ से यहाँ तक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है। एंड देन फिर आपका जो ये टी वेव है, पीआर इंटरवल, पीआर सेगमेंट, क्यूटी इंटरवल, एसटी इंटरवल, एसटी सेगमेंट एंड यू वेव। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए फर्स्ट पॉइंट जो है पी वेव। तो नॉर्मल पी वेव को देखते हैं। तो नॉर्मल पी वेव जो है ये फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है। ईसीजी का जो फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होता है वो पी वेव ही होता है। ये क्यों होता है? ड्यू टू एट्रियल डिपोलराइजेशन, एट्रियल के कॉन्ट्रैक्शन से जो। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉर्मल पी वेव। तो नॉर्मल पी वेव जो है ईसीजी का ये फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होता है ड्यू टू एट्रियल डिपोलराइजेशन। ये एट्रियल डिपोलराइजेशन को इंडिकेट करता है या एट्रियल डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है 0.08 टू 0.11 सेकेंड। इट मीन्स 80 से लेकर 120 मिली सेकेंड का होता है। ये यहाँ से आपको पक्का दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये तो पहले ये यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे यहाँ से। एंड इसका नॉर्मल ड्यूरेशन से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। इसका जो एम्पलीट्यूड जो है, हाइट जो है, इसका हाइट लीड 2 में 2.5 mm का होता है एंड लीड V1 में 1.5 mm का होता है। पी वेव जो है इन ऑल लीड्स पी वेव इज अपराइट एक्सेप्ट इन लीड एवीआर। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो पी वेव की जो मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मोनोफेजिक और बायफेजिक होता है। मोनोफेजिक लीड 2 में होता है और बायफेजिक आपका लीड 1 में होता है। पी वेव का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो राइट एट्रियल डिपोलराइजेशन को इंडिकेट करता है एंड सेकेंड पार्ट जो होता है वो लेफ्ट एट्रियल डिपोलराइजेशन को इंडिकेट करता है। यहाँ आप देख सकते हैं तो यही लिखा हुआ है, predominantly represent right atrial depolarization, second part represent left atrial depolarization। फिर बात करते हैं एबनॉर्मेलिटीज़ की। तो एबनॉर्मेलिटीज़ की बात करें तो पी वेव का कौन कौन सा एबनॉर्मेलिटीज़ होता है? तो पी वेव का जो है ये टॉल पी वेव होता है, वाइड पी वेव होता है, स्मॉल पी वेव होता है, इन्वर्टेड पी वेव होता है, यहाँ डबल लिख दिए, एंड वेरिएबल पी वेव होता है, एब्सेंट पी वेव होता है। तो शॉर्टली इन सबको थोड़ा देखेंगे। टॉल पी वेव जो है ये कब देखने को मिलता है? तो ये राइट एट्रियम इलार्जमेंट और हाइपरट्रोफी में देखने को मिलता है। ये क्यों होता है? ये सीओपीडी, कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में देखने को मिलता है राइट एट्रियम इलार्जमेंट एंड ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, कंजंटाइल स्टेनोसिस, प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन। करैक्टरिस्टिक होता है राइट एट्रियल इलार्जमेंट का जो करैक्टरिस्टिक होता है उसका एम्पलीट्यूड जो है पी वेव का वो ग्रेटर देन 2.5 होता है, बट टाइम जो है वो चेंज नहीं होता है। तो वही लिखा है हाइट amplitude of P wave is change but time duration is unchanged। ग्राफ में अगर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेंगे लीड 2 में एंड इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा लीड V1 में। बात करते हैं फिर दूसरा जो इसका एबनॉर्मेलिटी है पी वेव का, वाइड पी वेव या पी मित्रल। ये कब देखने को मिलता है वाइड पी वेव? ये लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट और हाइपरट्रोफी में देखने को मिलेगा आपको। एंड लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट और हाइपरट्रोफी क्यों होता है? तो ये ड्यू टू मित्रल स्टेनोसिस, और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं लेकिन अभी हम लोग उतना नहीं करेंगे, शॉर्टली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका जो करैक्टरिस्टिक होता है
तो पी वेव का जो हाइट जो है इसमें चेंज नहीं होता है, लेकिन इसका जो ड्यूरेशन होता है वो ग्रेटर देन 120 मिली सेकेंड होता है। तो वही लिखा है पी वेव हाइट इज नॉट चेंज बट टाइम ड्यूरेशन इज ग्रेटर देन 120 मिली सेकेंड। अगर ग्राफ में देखेंगे तो ग्राफ में आपको लीड 2 में इस टाइप का आपको पी वेव देखने को मिलेगा, एंड लीड V1 में आपको इस टाइप का देखने को मिलेगा। फिर स्मॉल पी वेव, तो स्मॉल पी वेव कब देखने को मिलेगा? तो स्मॉल पी वेव आपको हाई नोडल रिदम, हाई नोडल एक्टोपिक, एट्रियल टेकिकार्डिया में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा जो है ये इन्वर्टेड पी वेव। तो इन्वर्टेड पी वेव कब देखने को मिलेगा? तो ये जो है एक्सेलरेटेड जंक्शनल रिदम में, एक्टोपिक एट्रियल रिदम में, जंक्शनल रिदम में और डेक्स्ट्रोकार्डिया में देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट एबनॉर्मलिटी के बारे में। तो ये जो है वेरिएबल पी वेव मॉर्फोलॉजी। तो वेरिएबल पी वेव मॉर्फोलॉजी कब देखने को मिलेगा आपको? तो ये जो है ये वंडरिंग पेसमेकर में देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं एब्सेंट ऑफ पी वेव। एब्सेंट ऑफ पी वेव जो है ये एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लूटर, मिड नोडल रिदम, वेंट्रिकुलर एक्टोपिक, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, इस सब में आपको एब्सेंट पी वेव देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है MCRE में। तो ये जो है QRS कॉम्प्लेक्स। QRS कॉम्प्लेक्स जो है ये एक लार्ज अप एंड डाउन वेव है जो कंसिस्ट करता है Q R एंड S वेव को। और ये जो है ये QRS कॉम्प्लेक्स जो है ये इंडिकेट करता है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पक्का यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसीलिए यहाँ से हमने इसे हाईलाइट कर दिया है। एंड नेक्स्ट जो है ये नॉर्मल ड्यूरेशन। QRS कॉम्प्लेक्स का जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है वो 80 से लेकर 100 मिली सेकेंड का होता है। इट मीन्स 0. सेकेंड में बात करें तो 0.8 से लेकर 0.10 सेकेंड इसका टाइम ड्यूरेशन होता है। एंड अगर स्मॉल स्क्वायर में बात करें तो 2 से लेकर 2.5 स्मॉल स्क्वायर इसका ड्यूरेशन होता है, नॉर्मल ड्यूरेशन। तो यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको QRS कॉम्प्लेक्स से 2 क्वेश्चन होंगे। QRS कॉम्प्लेक्स की एबनॉर्मलिटी को देखेंगे तो QRS कॉम्प्लेक्स की एबनॉर्मलिटी में क्या क्या आता है? हाई वोल्टेज QRS कॉम्प्लेक्स, लो वोल्टेज QRS कॉम्प्लेक्स, नैरो QRS कॉम्प्लेक्स एंड ब्रॉड QRS कॉम्प्लेक्स एक्सेट्रा। हाई वोल्टेज QRS कॉम्प्लेक्स कब देखने को मिलेगा आपको? तो ये जो है ये आपको इम्प्रोपर स्टैंडर्डाइजेशन करने से देखने को मिलेगा। फिर थिन चेस्ट वाल, WPW सिंड्रोम, एंड दूसरा जो पॉइंट है लो वोल्टेज QRS कॉम्प्लेक्स। तो ये आपको ओबेसिटी में देखने को मिलेगा, पेरिकार्डाइटियल इन्फ्यूजन में, क्रॉनिक कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में, हाइपोथायरॉयडिज्म में, हाइपोथायरेमिया में। नैरो QRS कॉम्प्लेक्स कब देखने को मिलेगा? तो नैरो QRS कॉम्प्लेक्स जो है ये आपको सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में, एट्रियल फ्लूटर में। एंड ब्रॉड QRS कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ब्रॉड QRS कॉम्प्लेक्स जो है ये वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया और LBBB में देखने को मिलता है। LBB का फुल फॉर्म है लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक और राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में देखने को मिलता है। नेक्स्ट तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये है आपका टी वेव। टी वेव से आपका क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ए वेव दैट इंडिकेट वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। तो टी वेव जो है ये यहाँ से आपको पक्का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पक्का 100% यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टी वेव जो है ये क्या इंडिकेट करता है या क्या रिप्रेजेंट करता है? ये वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है या इंडिकेट करता है। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो होता है आपका लेस देन 5 mm इन द लिम्ब लीड एंड ग्रेटर देन 10 mm इन द चेस्ट लीड। नॉर्मल ड्यूरेशन 0.27 टू 0.3 सेकेंड। एंड एम्पलीट्यूड की बात करें तो 0.2 से लेकर 0.5 मिलीवोल्ट इसका एम्पलीट्यूड होता है टी वेव का। फिर टी वेव का एबनॉर्मलिटी की बात करें तो टी वेव की एबनॉर्मलिटी में आपका आता है टॉल टिवर्टेड टी वेव, बाइफेजिक टी वेव, हाइपर एक्यूट टी वेव। अभी सभी को थोड़ा थोड़ा शॉर्टली देखेंगे। टॉल टी वेव कब देखने को मिलेगा? तो ये जो है ये हाइपर एक्यूट ST एलिवेटेड MI में देखने को मिलेगा, हाइपर कैलेमिया में देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं इन्वर्टेड टी वेव। तो इन्वर्टेड टी वेव जो है ये नॉर्मली आपका इन्वर्टेड होता है लीड V1 एंड लीड 2 में आपका जो टी वेव होता है वो आपका नॉर्मली इन्वर्टेड होता है। बट जैसे कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड
मायोकार्डियल इस्चीमिया, हाइपरकैलेमिया, बंडल ब्रांच ब्लॉक, इस सब में अगर आपका टी वेव इन्वर्टेड आता है तो नॉर्मलिटी के अंदर आता है। फिर बायफेजिक टी वेव, तो ये कब देखने को मिलता है? ये आपको मिलेगा मायोकार्डियल इस्चीमिया में टी वेव गो अप एंड देन डाउन, यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं ग्राफ में। एंड दूसरा जो है हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया में भी आपका टी वेव जो है ये बायफेजिक देखने को मिलेगा। एंड हाइपर एक्यूट टी वेव कब देखने को मिलेगा? ये अर्ली स्टेज ऑफ एसटी एलिवेटेड एमआई में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पीआर इंटरवल, तो पीआर इंटरवल से आपका बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से पक्का आते हैं। द टाइम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ एट्रियल डिपोलराइजेशन टू वनएस्ट ऑफ वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन और इट measured from the beginning of P wave to the beginning of QRS complex। तो पीआर इंटरवल जो है ये आपका जब एट्रियल डिपोलराइजेशन शुरू होता है, शुरू होने से लेकर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन के शुरू होने तक का जो टाइम इंटरवल होता है उसको पीआर इंटरवल बोलते हैं। इसका नॉर्मल ड्यूरेशन जो है ये आपका 120 से 200 मिली सेकेंड का होता है। अगर सेकेंड में पूछा जाए तो 0.12 से लेकर 0.20 सेकेंड होता है। एबनॉर्मलिटी ऑफ पीआर इंटरवल की बात करें तो ये प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो है जब पीआर इंटरवल का जो ड्यूरेशन है वो 200 मिली सेकेंड से बढ़ जाता है तो वो प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल कहलाता है। ये कब देखने को कब होता है? फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में। एंड दूसरा जो मेन पॉइंट है शॉर्ट पीआर इंटरवल, तो शॉर्ट पीआर इंटरवल जो है जब आपका पीआर इंटरवल का जो ड्यूरेशन होता है वो आपका लेस देन 120 मिली सेकेंड का होता है। कब देखने को मिलता है? वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, आई मीन WPW सिंड्रोम में देखने को मिलता है। पांचवा जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को पक्का मिलेंगे। तो ये जो है द पीआर सेगमेंट इज द फ्लैट एंड आइसोइलेक्ट्रिक लाइन। ये जो है ये फ्लैट और आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है फ्रॉम द एंड ऑफ पी वेव टू द स्टार्ट ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। पी वेव के अंत होने से लेकर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का शुरू होने का जो सेगमेंट होता है उसको पीआर सेगमेंट बोलते हैं। और ये जो है यहाँ से आपको क्वेश्चन एक पूछ सकता है कि व्हाट डज द पीआर सेगमेंट इंडिकेट, तो पीआर सेगमेंट क्या इंडिकेट करता है? तो पीआर सेगमेंट इंडिकेट द टाइम डिले बिटवीन एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन। तो पीआर सेगमेंट जो है ये आपका एट्रियल और वेंट्रिकुलर के एक्टिवेशन का जो टाइम डिले होता है इन दोनों के बीच में उसको इंडिकेट करता है। फिर लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्यूटी इंटरवल, यहाँ से भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। द टाइम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन टू द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। तो ये जो क्या कह रहा है यहाँ, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन के शुरू होने से लेकर वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन का अंत होने तक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो क्यूटी इंटरवल कहलाता है। इसका जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग होता है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला जो है मेल में कितना होता है 350 से लेकर 450 मिली सेकेंड, एंड फीमेल में कितना होता है 360 से लेकर 460 मिली सेकेंड तक का होता है। जितने भी आप लोगों ने पॉइंट्स देखे वहाँ से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो आप लोगों के लिए वीडियो नॉलेजेबल रहा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।